और अब खबर वो जिसे सुनकर आप हैरान होंगे और साथ ही परेशान। यूपी के एक कद्दावर मंत्री हैं। एक मामले में उन्हें सजा होनी थी। मंत्री जी कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन फिर कोर्ट में कुछ ऐसा करके निकले जिसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट से पुलिस थाने तक शिकायतों का भानुमति का पिटारा खुल गया। मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि खबर झूठ है, लेकिन सच ये भी है कि कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में तहरीर दी है। आप जरा ये खबर देखिए। और फिर एक है यूपी के मंत्री जो फाइल लेकर भागते हैं। फाइल में क्या बंद था? मंत्री जी फाइल देखकर क्यों उसेन बोल्ट बन गए, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि मंत्री जी हैं कौन। राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मंत्री जी का नाम राकेश सचान है। ये योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्रालय भी एक दो नहीं बल्कि तीन हैं। सचान जी के पास खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्रालय है। मतलब मंत्री को योगी कैबिनेट में भरपूर इज्जत दी गई है। और अब जब साख पर कानून की आंख पड़ी तो मंत्री जी की आंखों के सामने पल भर में ही मंत्रालय की शानदार इमारत की जगह जेल की कोठरी नाचने लगी। वो किस्सा तो आपको पता ही होगा कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का रहस्य सुलझा डाला। इसी तरह राजनीति और जेल के बीच जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका रहस्य मंत्री राकेश सचान जी ने सुलझा डाला। वो सेब, माफ कीजिएगा, फाइल ही लेकर भाग गए जो बार बार उन्हें सजा का गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर जेल तक खींच रहा था। न रहेगी फाइल, न अपनी ओर खींचेगी जेल। जिस तरह सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 14.5 अरब सालों पहले की मानी जाती है, उसी तरह मंत्री जी के जेल गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति 35 साल पहले हुई। राकेश सचान पर 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट के केस में शनिवार को फैसला आना था। फैसले से पहले राकेश सचान कोर्ट पहुंचे। आरोप है कि मामले में दोष सिद्ध होने पर सचान ने अपने वकील के जरिए फाइल देखने के लिए ली, फिर फाइल लेकर फरार हो गए। राकेश सचान के खिलाफ कोर्ट के पेशकार ने कोतवाली थाने में रपट लिखाई है। जो जेन्युइन टाइम हमें इंक्वायरी में लगता है वो लगेगा। हमें 1-2 दिन में इंक्वायरी करके हम इसके कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि वहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ था। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ हैं, हम वो भी खंगालेंगे, उनके फीड्स भी देखेंगे, वहाँ जो लोग थे उनसे भी बात करेंगे। हम सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, एंड जो जेन्युइन है वो किया जाएगा। एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। वंस एग्जामिनेशन विल बी ओवर, वॉट एवर विल बी द इंग्रेडिएंट, जो भी गुण दोष के आधार पे हमें सामने तथ्य मिलेंगे, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बड़े से बड़ा कानून का जानकार भी मंत्री जी के दिमाग पर बलिहारी है, क्योंकि मंत्री जी जो लेकर भागे हैं उस फाइल में केस के कागजात नहीं थे, बल्कि वो ऑर्डर भी था जिसके बिना कार्रवाई संभव नहीं है। मंत्री जी जो फाइल लेकर भागे हैं वो ऐसी वैसी नहीं बल्कि कोर्ट की फाइल है। जिस तरह कहानियों में किसी जादूगर की जान तोते में बंद रहती है, उसी तरह मंत्री जी के रसूख की जान इस फाइल में बंद थी। फाइल में कोर्ट के उस कागज की कॉपी भी थी जिसे देखकर फैसला लिखवाया जाना था। इसी कॉपी को कोर्ट पुलिस के पास भेजती जो मंत्री जी की गिरफ्तारी की कार्रवाई करती। जब कोर्ट ने थाने में तहरीर दी तो मामला और बड़ा हो गया और फिर मंत्री जी सामने आए, बोले कहाँ भागे हैं भाई, तबीयत ठीक नहीं थी तो कोर्ट से चले गए। अगली तारीख की अर्जी दिए हैं। मैं कल कचहरी गया था तारीख में, और तारीख से 11:30 बजे वापस आ गया। जो भी भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, और मैं कल अदालत में जाकर के अपना पक्ष अदालत के सामने रखूंगा। 31 साल पहले मंत्री जी छात्र थे, लेकिन पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे थे। 1991 में जब नेताजी 27 साल के थे तभी उन पर ये वाला केस दर्ज हुआ था, जिसके ऑर्डर की कॉपी फाइल समेत लेकर भागने का आरोप लगा है। 13 अगस्त 1991 में छात्र नेता नृपेंद्र सचान की हत्या हुई। उसी दिन राकेश सचान की गाड़ी से तलाशी में एक राइफल बरामद हुई। राइफल का लाइसेंस राकेश सचान के नाना के नाम पर था। इसी केस में उन पर मुकदमा चल रहा है। राकेश सचान अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले राजनीति में उनका अधिकतर समय समाजवादी पार्टी के साथ ही रहा, लेकिन राजनीति की यही रीत है, जो साथ है वही दाहिना हाथ है, जो चला गया वो दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब राकेश सचान पर निशाना साध दिया है। अखिलेश के निशाने पर राकेश सचान ने भी पलटवार किया है और कहा कि तोल मोल कर बोल।
देखिए, जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सही जानकारी करके ही ट्वीट करना चाहिए, रिट्वीट करना चाहिए। और गलत तरीके का जो उन्होंने ट्वीट किया है और ये आरोप लगाया कि वो भाग गए, चले गए, ना मैं कहीं भागा था और ना मैं भागा हूँ, ना मैं भागने वाला हूँ। अदालत में मैं कल जा करके अपना पक्ष रखूँगा। राकेश सचान मंत्री तो हैं ही, लेकिन इन्हें कानपुर और आसपास के इलाके में बेहद दबंग भी माना जाता है। रसूख की राजनीति करने वाले राकेश सचान पर गिट्टी चोरी से लेकर धमकाने, मारपीट करने और जमीन हड़पने जैसे कई आरोप भी लगते रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में केस भी दर्ज हुए हैं। हालांकि मंत्री राकेश सचान इसे राजनीति से प्रेरित बताते हैं। राजनीति को करीब से जानने वालों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में मंत्री जी पर सारे केस हट जाएं तो ये कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो पूरा मामला आपने समझ लिया। देखिए, आपके चैनल एबीपी न्यूज ने फाइल लेकर कोर्ट से भागने के आरोपी मंत्री राकेश सचान से बात की है। राकेश सचान ने अपनी सफाई दी और अपना पक्ष रखा। राकेश सचान से बात की मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने। एक बार फिर से एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। और देखिए, हमारे साथ कानपुर से विधायक और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान साहब हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उनको एक आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया गया, लेकिन उसके बाद वे वहां से कोर्ट से केस की फाइल लेकर फरार हो गए। सचान साहब, आपका स्वागत है। क्या आपको आज दोषी करार दिया गया था, माफ़ कीजिएगा, कल दोषी करार दिया गया था कोर्ट में, और उसके बाद आपने वो फाइल लेके आप कोर्ट से निकल गए? देखिए, अक्टूबर में मैं गया था अदालत में। मेरा वकील ये बोल रहा था कि 5 मिनट के लिए आपको अदालत आना है, और ट्रायल पे मुकदमा हमारा चल रहा था। तो उसी के दौरान कल तारीख थी, उसी में मैं तारीख गया था। क्योंकि पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल मेरा पहले से जारी था, 10 बजे से लेके 5 बजे तक, और सारे कार्यक्रम मिर्जापुर से लेकर बनारस तक के कार्यक्रम मेरे लगे थे। तो मैंने वकील से कहा, उन्होंने कहा 5 मिनट में फ्री कर देंगे। जब मैं अदालत पहुंचा हूँ तो मैं अदालत गया। अदालत में वकील ने कहा कि जब साहब थे नहीं, फिर आए, बोले थोड़ी देरी लगेगी और आज थोड़ा टाइम लग सकता है, लंच बाद तक रुकना पड़ सकता है। तो हमने कहा कि ऐसा है, आज आप इनसे अगली कोई जिले की तारीख ले लीजिएगा और हाजिरी माफी की एप्लीकेशन दे दीजिएगा। और हम चूंकि पहले से कार्यक्रम में, मैं वहां से 11:30 बजे, वकील ने कहा कि आप जाइए, हम आपकी तारीख ले लेंगे। हम 11:30 बजे वहां से निकल आए थे। वहां से निकलने के बाद मैं पुखराया भोगनीपुर अपने पार्टी कार्यालय में, जहाँ जनता दरबार लगता है, मैं वहां गया। और वहां के बाद मेरा एक PIA उद्यमी संगठनों के साथ कल्की में बैठक थी। 5 बजे हमें निकलना था मिर्जापुर के लिए। मिर्जापुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज ही बनारस में कई कार्यक्रम थे। तो आप वहां से कोर्ट रूम से कोई भी केस फाइल लेकर या कोई भी फाइल लेकर नहीं निकले? नहीं, मैं वहां पर कोई कागज, कोई फाइल लेके नहीं निकला। वहां CCTV कैमरे के फुटेज है, उनकी जांच कर ली जाए। मैं कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, मैं तो केवल 20 से 20 मिनट में वहां रुका हूं। 20 मिनट के बाद मैं चला आया हूं। आइए बात उस नए जंग की जिसका खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है और जिसका नया बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है, एक समंदर। वो समंदर जिसका नाम है साउथ चाइना सी। आज दास्तान बारूद उगलने वाले उसी समंदर की, जिसके नीले पानी में भविष्य के किसी बड़े युद्ध की ज्वाला अभी से धधक रही है। साउथ चाइना सी, यानी दक्षिणी चीन सागर। नीले पानी का नया बैटल ग्राउंड।
जिसकी गहराई में बोया गया है बारूद। जिस पर अपने दबदबे के लिए दुनिया को आंख दिखा रहा है ड्रैगन। गहरे नीले पानी का ये समंदर आज आग उबल रहा है। आखिर दक्षिण चीन सागर में ऐसा क्या है जिसे लेकर चीन दुनिया से लड़ने के लिए हरदम तैयार रहता है? आखिर इस समंदर के हिस्सों को बांटकर यहाँ अपने सैन्य अड्डे क्यों बना रहा है चीन? क्या दक्षिणी चीन सागर में किसी बड़ी जंग की बुनियाद रखी जा रही है? इसे समझने के लिए सबसे पहले साउथ चाइना सी पर कब्जे के इतिहास को समझना जरूरी है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच दक्षिण चीन सागर के हिस्से पर चीन अपना कब्जा जताता है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1939 से 1945 के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान की हार हुई तो चीन ने इस इलाके पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और साथ ही दूसरे देशों के अधिकार पर भी कैंची चलाने लगा। अब चीन आए दिन इस समंदर में सैन्य अभ्यास करता रहता है। उसने यहाँ जंगी बेड़े तैनात किए हैं। नीले समंदर की गहराई में उसकी परमाणु पनडुब्बियां तैनात है। आखिर मामला अपना प्रभुत्व कायम करने का जो है। हालांकि चीन हमेशा अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जिसका साउथ चाइना सी को लेकर दावा है। इस समंदर से लगते कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी अपने हिस्से की आवाज उठाते रहे हैं और चीन से उनका झगड़ा होता रहा है। साउथ चाइना सी से चीन समेत 10 देशों की सीमाएं लगती हैं। इनमें चीन, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। साउथ चाइना सी का जो समुद्री एरिया है वो भी चाइना ने कोई हिस्टोरिक 9 डैश लाइन बना ली है। कहता है कि एक जमाने में जब मेरा एम्पायर था हमारा, तब ये सारे इलाके हमारे मैरीटाइम डोमिनेंस में आते थे और इसके चलते चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है काफी देशों के साथ, फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, वियतनाम के साथ, क्योंकि चाइना क्लेम कर रहा है सारे के सारे इस समुद्री इलाके को। और समुद्री इलाके में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, टापू हैं। दक्षिण चीन सागर के इलाके वाले कई देशों के साथ चीन के झगड़े और विवाद हो चुके हैं क्योंकि चीन इस इलाके के 90% हिस्से पर अपना कब्जा जताता है। ऐसे में कई देशों के साथ उसके विवाद अब भी चल रहे हैं और चीन ने दुनिया को उस वक्त तो चौंका ही दिया जब उसने समंदर के भीतर मजबूत नींव डालकर कृत्रिम द्वीप बनाना शुरू कर दी। इस समंदर के बीच कृत्रिम द्वीप चीन का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है। जबकि समंदर में पर्यावरण को भी तबाह कर रहा है। अमेरिका को इसकी भनक बहुत देर में लगी। चीन इस समंदर में मौजूद द्वीपों को बढ़ाकर सैन्य अड्डे बना रहा है ताकि दक्षिण पूर्व एशिया में उसका दखल रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि चीन इस इलाके को हर हाल में अपने कब्जे में बनाए रखना चाहता है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह है साउथ चाइना सी के गर्भ में छिपा कुदरत का अनमोल खजाना। साउथ चाइना सी में करीब 11 बिलियन बैरल तेल है जिसका दोहन नहीं किया गया है। यही नहीं, साउथ चाइना सी में करीब 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है। इसीलिए साउथ चाइना सी पर चीन की ये गतिविधियां और चीन का दबदबा अमेरिकी और पश्चिमी देशों को खटकता रहा है। अमेरिका समेत बाकी देशों की दिलचस्पी साउथ चाइना सी में तब बढ़ी जब 70 के दशक में चीन ने इस समंदर में तेल की खोज शुरू की थी। उससे पहले तक समंदर के इस टुकड़े पर किसी भी देश ने अपना दावा नहीं किया था। लेकिन अब पूरी दुनिया को एहसास हो चुका है कि आर्थिक और सामरिक तौर से साउथ चाइना सी कितना महत्वपूर्ण है। पूरे इलाकों में अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है और जैसे चाइना की जो डोमिनेंस बढ़ेगी साउथ चाइना सी में, वैसे जापान भी चाइना के प्रति नरम पड़ेगा। चाइना सी के जो देश हैं उन देशों पर अपना पूरा इन्फ्लुएंस बनाने के लिए
इस इलाके में जो मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, मिनरल्स जो भी हैं, वो निकालने के लिए, जो आइलैंड्स हैं या टापू हैं वहां पर अपने मिलिट्री बेस, एयर बेस बनाने के लिए, पावर प्रोजेक्शन करने के लिए। इसलिए चाइना के लिए ये इलाका इतना अहम है। साउथ चाइना सी की गहराई में आज बारूद बोया जा रहा है, जिससे द्वीपों को पाटकर कई हजार हेक्टेयर की नई जमीन तैयार की जा रही है और यहाँ सैन्य अड्डे तैयार किए जा रहे हैं। तो इन सारी गतिविधियों का कनेक्शन न सिर्फ सुरक्षा हितों से बल्कि आर्थिक हितों से भी जुड़ता है। इसे ऐसे समझिए, साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% इसी समंदर में होता है, जबकि इस कारोबार का 1/3 साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। साउथ चाइना सी एक ऐसा सी है जिसके बारे में लगभग 3.37 ट्रिलियन डॉलर का एनुअल वहाँ से सामान आना जाना होता है, जहाजरानी माध्यम से, सी लेन से वो पास होता है। चाइना का 80% जो है वो एनर्जी यानी गैस एंड ऑयल इसी रास्ते से चाइना को जाता है, साउथ चाइना सी से होता हुआ। इसी कारोबार पर चीन की नजर है, तो क्या इस समंदर पर दबदबा कायम करने की इसी होड़ ने दुनिया को एक और युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? हाँ, अगर चाइना इसी तरीके से उसके ऊपर क्लेम करता रहा और ये है कि वो अधर्मी करता है कि वो किसी दूसरे को वहाँ पे शेयर नहीं करेगा, एनर्जी जितनी है उसके अंदर रिसोर्सेज यानी तेल, गैस, फिशिंग राइट ये सब उसके हैं, तो मैं समझता हूँ कि टेंशन और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी टेंशन है वहाँ पे। और चाइना वैसे भी ये टारगेट कर रहा था शायद कि 2025 या 30 तक वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ताइवान को मिलिट्री रूप से भी अगर जरूरत पड़े तो डोमिनेट कर जाएगा। इसके अलावा शी जिनपिंग ने कहा है कि ये हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ताइवान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें जाने से पहले, अगली पीढ़ी के लिए हम प्रॉब्लम छोड़ के ना जाएं। कभी ना कभी और 2049 से पहले साउथ चाइना सी में एक महायुद्ध होगा। अब वो युद्ध जल्दी होगा या बाद में होगा ये हम कह नहीं सकते कब होगा। ये जग जाहिर हो चुका है कि साउथ चाइना सी के जरिए चीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। वहीं अमेरिका भी इन्हीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। यही वजह है कि चीन हर हाल में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से अमेरिका को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी के एक किनारे पर स्थित ताइवान को लेकर उमड़ता अमेरिका का प्रेम इसलिए चीन को खटक रहा है। ताइवान में 25 साल बाद अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की एंट्री से चीन इसलिए भड़का हुआ है, इसलिए उसने साउथ चाइना सी इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।